गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका जो नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहले है ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स और फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तीन टर्म आपके सिलेबस में पहले है, ठीक। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ क्या है, ठीक स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, हम लोग को समझने का पहले प्रयास रहता है। हम लोग क्या जानते हैं बच्चा कि मान लो कि यहाँ पे एक कंडक्टर है ना, और किसी भी कंडक्टर में आपका फ्लो करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि हमारा जो बैटरी रहता है या सेल रहता है उसके थ्रू हम लोग देते हैं, ठीक है। अब ये प्लस का टर्मिनल है, ये माइनस का टर्मिनल है। तो प्लस का टर्मिनल है और आप लोग जान रहे हो कि किसी कंडक्टर के अंदर में आपका क्या रहते हैं, एटम्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं ना, एटम्स रहते हैं। अब एटम्स में आपको पता है कि एटम्स के आसपास में, एटम्स के अराउंड में आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो एसोसिएट रहते हैं, वो लिंक्ड अप रहते हैं इससे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिंक्ड अप रहते हैं, ओके ना। अब जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। अब जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे तुम्हारा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जैसे जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बिकॉज ऑफ प्लस प्लस, ये एक रिपल्शन की वजह से क्या करेगा, इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो जो फोर्स होगा वो तुम्हारा क्या होगा, फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या, चार्ज ना, चार्ज क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, माइनस ई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो। तो उस सेंस में तुम ये जान रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, है ना, वो किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन आप लोग जान रहे हो कि हम लोग जो कन्वेंशनल जो करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होता है, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। क्यों, क्योंकि आप ये जान रहे हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड। तो अगर ये आप अगर पॉजिटिव अगर चार्ज लेते हो, पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हो, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। इस तरीके से मान सकते हो आप, हम लोगों का जो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, इस तरफ से इस तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक बात यहाँ पे ये बताना चाह रहे बच्चा कि हम लोग क्या किए, यहाँ पे अलग अलग कंडक्टर दिए, ठीक है। एक कंडक्टर तो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके बता दिया कि ये बात हुआ, ठीक है। अब क्या करेगा, तू अलग अलग कंडक्टर लेगा, ठीक है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम होगा, लेंथ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। मान लो ये मटेरियल नंबर 1 है, ठीक है, ये मान लो मटेरियल नंबर 2 लिया, सेम क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ, है ना, सब कुछ सेम। और वोल्टेज भी जो तुम अप्लाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज भी तुम सेम ही अप्लाई कर रहा है,
ये मटेरियल नंबर 2 है, ठीक है। अब जैसे ही तुम पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप करवाया है, उस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इसमें भी डेवलप होगी, इसमें भी डेवलप होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, वो अपना जो डायरेक्शन है और उसकी वजह से जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा E1 फोर्स 1, और ये है फोर्स 2 दैट इज इक्वल टू माइनस E2। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है ना, अलग अलग फोर्स लग रहा है ना, उस अलग अलग फोर्स की वजह से है ना क्या होगा तुम्हारा, अलग अलग वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी जो होती है ना, देखो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, यस और नो होता है। तो एक्सलरेशन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, ये होगा ना, ठीक। अब मान लो कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वैल्यू u प्लस ए टी होती है ना, ठीक। अब क्या करना है हम लोगों को, वेलोसिटी जो डेवलप हो रही है जिसको हम लोग यहाँ वाले केस के लिए बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, और ये जो टी है वो तुम्हारा उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ के लिए फिलहाल के लिए। इसको हम लोग डिटेल में टच नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी है नहीं आपका में। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए, आपका क्या आया, फोर्स अपॉन जो भी मास है किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये जो टाइम है जो कि रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम लोग टाउ लिख देते हैं, टाउ। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सारा एवरेज का निकाल लेंगे, एवरेज का, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा सम हाउ और द अदर, जो थर्मल वेलोसिटी की वजह से डेवलप होता है इनिशियल वेलोसिटी, वो ऑलवेज क्या होता है इंटरनली, वो जीरो होता है। तो इस वाले केस के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम। इसको बस याद रखना और कुछ नहीं अभी फिलहाल के लिए, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ठीक है ना। इतना तो लिखना आप लोगों को है नहीं, बस समझना था। चलो, ये बात तो तुम लोग समझ गया कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्या लिए, कंडक्टर लिए, उस वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, अलग अलग कंडक्टर में एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग क्या किए कि इस पर सेम पोटेंशियल अप्लाई किए, इस पर भी सेम पोटेंशियल अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद में हम लोग इसका करंट देखे, ऑब्जर्व किए, फिर उसी के बाद इसका भी करंट हम लोग ऑब्जर्व किए कि इस पे क्या हो रहा है। तो दोनों पे हम लोग क्या देखे, दोनों पे हम लोग क्या देखे, जो पोटेंशियल जो था, ठीक है ना, पोटेंशियल तो आपका सेम था दोनों के लिए, है ना। लेकिन एक में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक में तुम्हारा करंट जो है वो कुछ ज़्यादा मिल रहा है, और एक में हमारा जो करंट है वो क्या मिल रहा है, कुछ कम मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बात नहीं समझ पाए अभी फिलहाल, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही तरीके का एक कंडक्टर लिए, एक ही तरीके का कंडक्टर अभी लिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल को वैरी करवाते हैं, पोटेंशियल को वैरी करवाते हैं। तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल वैरी करवाए, है ना, एक ही सिमिलर काइंड ऑफ कंडक्टर ले करके, तो हम लोग क्या पाए ना कि वो जो करंट जो है ना, करंट भी वैरी कर रहा है ना, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल अगर इंक्रीज करवा रहे हो तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल अगर इंक्रीज करवा रहे हैं तो करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये मान लो मटेरियल नंबर 1 का हम लोग देख लिए ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है। फिर हम लोग उसी तरीके से क्या किए, दूसरा मटेरियल अलग से लिए, दूसरा मटेरियल लिए, फिर उसमें भी हम लोग क्या किए, अब इसमें भी पोटेंशियल को क्या करवा रहे हैं, वैरी करवा रहे हैं।
तो वैरी करवाने के बाद में हम लोग जब देखे तो यहाँ पे भी क्या मिला, करंट तो दूसरा मिल रहा था पहले वाले केस में, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग जब वैरी करवा रहे हैं पोटेंशियल को, तो यहाँ पे भी हम लोग को करंट क्या मिला कि जैसे जैसे पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं या डिक्रीज करवा रहे हैं, सिमिलरली करंट भी हम लोगों का क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक रिलेशन सेटअप हुआ, ये पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशन सेटअप हुआ। इसी रिलेशन सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर क्या, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है ना, इसी को ओम्स लॉ। अब हमारा दूसरा बात होता है कि क्या, क्वेश्चन ये होता है क्या तुम पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो करंट क्या इंक्रीज हो जाएगा क्या पूरा फाइनाइट इनफाइनाइट टाइम तक? नहीं, इसका भी एक पर्टिकुलर कुछ लिमिट होता है ना, अप टू एक सर्टेन कुछ लिमिट होता है। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा ये जो है वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। तो किसी एक कंडक्टर के लिए हम लोग क्या पाए कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे साथ साथ करंट इंक्रीज कर, बट इसकी भी एक सर्टेन क्या है, लिमिट है ना। उसके बाद फिर क्या करता है ये, अपना जो ग्राफ है वो अपना अभी जो लीनियर ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ से कुछ वैरी कर जाता है, चेंज कर जाता है। तो इसकी एक सर्टेन लिमिट है अप टू विच इट शोज दिस रिलेशन, है ना। तो जहां तक इस रिलेशन के लिए शो करे वहीं तक वो क्या करेगा, ओम्स लॉ को वैलिड करेगा, है ना। तो यहीं तक कहानी, ये बात तो समझ में आ गया बच्चा। चलो ओम्स लॉ के बारे में अब हम लोग लिख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। लिखो ओम्स लॉ। Ohm's law states that Ohm's law states that the current flowing through a conductor flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, ठीक है ना। प्रोवाइडेड जितने भी फिजिकल कंडीशन होंगे, जैसे कि फिजिकल कंडीशन कौन कौन सा, आपका टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर such as टेम्परेचर, ठीक है, etc, टेम्परेचर प्रेशर etc, है ना, आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है बच्चा। तो जैसे ही तुमको हम क्या बोले कि पहले हम लोग लिए थे दो अलग अलग क्या कंडक्टर लिए, उन दोनों अलग अलग कंडक्टर में हम लोग एक पोटेंशियल अप्लाई किए, तो पोटेंशियल अप्लाई करने पे हम लोग क्या मिला, करंट अलग अलग मिला, है ना। अब हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा अलग ये कर देते, चेंज कर देते ग्राफ की कंडीशन। हम लोग सेम कंडक्टर लिए, अब सेम कंडक्टर ले करके क्या कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल को वैरी करवा रहे हैं, क्योंकि बैटरी को आप क्या कर सकते हो, बैटरी को आइदर बढ़ा सकते हो बैटरी की वैल्यू को या फिर घटा सकते हो। तो जैसे ही तुम मान लो कि बैटरी की वैल्यू को क्या कर रहे हो, वैरी कर रहे हो, तुमको क्या मिल पा रहा है वहां पे, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, वैरी कर रही है। और वो जो वैरी कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, वोल्टेज से। जब वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा तू दे रहा है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जब वोल्टेज सप्लाई तू कम कर रहा है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना।
तो यहाँ पे तुमको जो रिलेशन मिल रहा है, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके हो गया, करंट के। वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, करंट के। ओके ना। तो यहाँ पे तू देख रहा है एक जो है वो वोल्ट में है, एक जो है एम्पेयर में है, बीच में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा तू, हालांकि यही जो रिलेशन है ना, यही तुम्हारा क्या है, ओम्स लॉ का रिलेशन है ना। लेकिन अब देख, v दैट इज इक्वल टू टू लिखेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तू क्या लिखेगा, r लिखेगा, और ये फिर क्या है, i, है ना, i। तो v दैट इज इक्वल टू r i होगी। और ये क्या है, r, ये तुम्हारा है रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा आपका कंडक्टर पे, कंडक्टर आपका कौन सा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर पे, कि कंडक्टर आपका कौन सा है। जैसे कि पिछले वाले केस में, सबसे पहले वाले केस में हम लोग वोल्टेज क्या सप्लाई कर रहे थे, सेम सप्लाई कर रहे थे। बट सेम सप्लाई वोल्टेज जब कर रहे थे तो हम लोग क्या पाए, हम लोग ये पाए कि करंट की जो वैल्यू है वो वहाँ पे डिफरेंट थी। करंट की वैल्यू क्यों डिफरेंट हुई, करंट की वैल्यू इसलिए डिफरेंट हुई, तो हो सकता है कि वहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, है ना। क्योंकि वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है वो तो सेम ही सप्लाई हो रहा है, और करंट की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रही है, अलग मिल रही है। इट मीन्स कि कुछ तो एक हिडन है ना, कंडक्टर के अंदर में, जो कि उसकी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। वो जो हिडन क्राइटेरिया जो है उस कंडक्टर में, वो क्या है आपका, रेजिस्टेंस, है ना। तो अलग अलग कंडक्टर के लिए क्या होती है, अलग अलग उसकी रेजिस्टेंस होती है, अलग अलग कंडक्टर के लिए क्या होती है, अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। और ये जो आर जो है, ये जो आर जो है वो आपका एक वैल्यू है, आर क्या है आपका, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है बच्चा, कि मान लो कि तुम दूसरे वाले केस के लिए क्या किया था, सेम कंडक्टर लिया था, सेम कंडक्टर में तो क्या किया, वोल्टेज को सप्लाई किया। जैसे ही तो वोल्टेज को सप्लाई कर रहा है, और वोल्टेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वोल्टेज को जैसे तू इंक्रीज कर रहा है, करंट की वैल्यू ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, सेम कंडक्टर के लिए। उसी तरीके से मान लो वोल्टेज की वैल्यू अगर तू कम करेगा, करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ओवरऑल जो तुम्हारा आर की जो वैल्यू होगी सेम कंडक्टर के लिए, वो क्या होगी, सेम होगी ना। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा फॉर वन टाइप ऑफ कंडक्टर। दूसरे तरीके के कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। दूसरे कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। चलो इसको लिख लेते हैं, लिख, वेयर आर इज नॉन एज resistance of the conductor, resistance of the conductor, ठीक है ना। it depend upon the characteristics, characteristics characteristics of the material that is being taken, जो हम लोग ले रहे हैं, है ना, तो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये तू समझ गया। इसके बाद में तू क्या कर लेगा, कि ये वाला ग्राफ बना लेगा, ये ग्राफ बना लेगा, ठीक है। ये ग्राफ तुमको क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये जो थीटा जो है ना, ये जो आपका जो इंक्लिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट वी के लिए, है ना, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कर रही है, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। बट इसकी भी एक पर्टिकुलर कुछ लिमिट होगी, है ना। उसके बाद ये जो वेरिएशन जो है, जो आपका जो स्ट्रेट लाइन आपको जो शो कर रहा है,
दैट इज इंक्लाइंड विथ एन एंगल थीटा, वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। इस कर्व का नेचर, इस लाइन का नेचर जो है चेंज हो जाएगा, है ना। इसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जहाँ पे तुम्हारा ओम्स लॉ फिर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, बन गया ग्राफ। ठीक, इसके बाद तुम्हारा जो अगला जो टॉपिक आता है ओम्स लॉ हो गया। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स। अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस और उसका यूनिट के बारे में बात करने को बोला, है ना। अब जैसे बच्चा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होगा क्या, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे अभी हम लोग बात किए बच्चा कि अलग अलग कंडक्टर की आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है वो समझ ले। हम लोग क्या देखे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है ना, इसको हम लोग क्या टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। अब तू देख रहा है कि जब सड़क में जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो तुमको कैसे चलना पड़ता है, धीरे धीरे। और जब सड़क पूरा तरीके से अगर खाली रहता है तो तुमको कैसे चल सकते हो, तुम तेजी से चल सकते हो। उसी तरीके से अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग मटेरियल की जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है ना, जो फिजिकल कंडीशन है वो अलग है। हो सकता है किसी किसी मटेरियल में आपका जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होगा। तो ट्रैफिक अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होगी उसको क्या करेगा, इसको बार बार, मान लो यहाँ टकराया फिर ये इससे टकराना पड़ा, फिर आगे बढ़ा तो टकराया यहाँ पे फिर इससे टकराना पड़ा, फिर ये आगे बढ़ रहा है तो फिर ये इससे टकरा जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे प्रोसेस कर रहा है ना, तो इसको बार बार कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है ना। वो जो ऑब्स्ट्रक्शन जो मिल रहा है इस कंडक्टर के अंदर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दैट इज वाई ये टर्म आपको दिया गया है, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और अलग अलग कंडक्टर में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अलग अलग कंडक्टर में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर, चलो लिख लेते हैं। लिखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल resistance of a conductor is the obstruction, is the obstruction posed by the conductor to the flow of electric current through it, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है बच्चा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, V across the ends of the conductor। और जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो करंट वहां पे होगी ना, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगी, जो कि हम लोग कन्वेंशनल करंट मानते हैं, बोलते हैं। ठीक है ना, कंडक्टर टू द करंट
है ना, करंट क्या है, आई, फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है बच्चा, तो इसको तू किस तरीके से लिख सकता है, आर दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इसकी जो वैल्यू होगी किसी भी एक कंडक्टर के लिए ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। अब बोल रहे हैं उसके बाद में इसकी यूनिट क्या हो, यूनिट क्या होगी, तो बच्चा ऐसा यूनिट जो होगा, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो क्या होगी, इसका क्या लिख सकता है, इसका वोल्ट का, वोल्ट लिखेगा ना, वोल्टेज का, और इसका क्या लिखेगा, एम्पेयर लिखेगा ना, एम्पेयर। ठीक है ना, यानी कि वोल्ट पर एम्पेयर। इस वोल्ट पर एम्पेयर को हम लोग, क्योंकि वैज्ञानिक जो थे तुम्हारा ओम थे और इस पे काम कर रहे थे, तो इसीलिए ये जो नाम दिया गया वो डेडिकेट किसको किया गया, वोल्टेज और पर एम्पेयर का नाम ओम को डेडिकेट किया गया, और इसी को फिर फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर ओम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ओ एच एम, है ना, क्लियर, क्लियर। व्हाट डज इट मीन बच्चा, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी अगर आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर से उस कंडक्टर को आप मान लो 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए, दोनों के अक्रॉस, दोनों एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल का आप वोल्टेज अप्लाई किए। अब एक पोटेंशियल का वोल्टेज अप्लाई करने पे मान लो कि अगर 1 एम्पेयर की करंट वहां से हम लोग मिल रही है उस कंडक्टर के अक्रॉस से, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कि उस कंडक्टर पे जो है 1 ओम की रेजिस्टेंस, 1 ओम की रेजिस्टेंस उस कंडक्टर पे हम लोगों को मिल रही है ना, 1 ओम की रेजिस्टेंस उस कंडक्टर पे हम लोगों को मिल रही है। इसको वोट्स में लिख लो, लिखो, वेन a potential difference of इतना 1 volt is applied across the ends of the conductor a current of 1 ampere, a current of 1 ampere flows, ठीक है ना, flows, that is the electrical resistance of the particular kind of material and is said to have an ohmic resistance, that is 1 ohm। ठीक है बच्चा, 1 ohm। अगला क्वेश्चन इसमें हो सकता है पूछेगा कि डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन ऑफ ओम। बच्चा ये बता मेरे को, रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज पर करंट होता है, V अपॉन आई होता है, ठीक है ना, और वोल्टेज जो होता है वो तुम्हारा, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो तुम्हारे को बोल सकते हो वर्क डन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज ना, ठीक।
वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। और करंट जो है करंट जो है करंट जो है वो तुम्हारा क्या होता है, एम्पियर, है ना। करंट आपका एम्पियर। तो देख बच्चा, अगर हम लोग रेजिस्टेंस अगर बोलते हैं तो वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। अब वोल्टेज जो हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन एम्पियर। तो वर्क डन की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो डायमेंशनल फॉर्म में, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, ठीक है ना। चार्ज चार्ज क्या होता है, चार्ज करंट और यूनिट टाइम, ठीक। एम्पेयर का ये क्या होता है आपका चार्ज, एटी ना, सॉरी कुछ लोड कर दिया। करंट का क्या होगा बच्चा, करंट की एम्पेयर ही होगी ना, ठीक। अब बताओ फाइनली इसका क्या आ जाएगा, एम होगा, एल स्क्वायर होगा, टी का पावर -2 है और ये आपका टी है, क्या हो जाएगा, टी की पावर -3। ये आपका एम्पेयर है और ये आपका एम्पेयर है ना। तो ये ए का स्क्वायर अगर ये ऊपर जाएगा तो ए का पावर -2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डायमेंशन है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, डन। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, पूछेगा बच्चा कि ये जो है रेजिस्टेंस, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जैसे हम बताए थे बच्चा कि यहाँ पे लगातार जो है कोलिजन होते रहता है, लगातार कोलिजन होते रहता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होते रहता है किससे, या तो एटम होंगे इसके आसपास में, इस कंडक्टर के अंदर में, या फिर कोई आयंस होंगे, है ना। तो जो लगातार कॉलिजन होगा इस इलेक्ट्रॉन का इस एटम से, या फिर जो भी अवेलेबल आयंस होंगे इस कंडक्टर के अंदर में, है ना, उसकी वजह से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा इस नेगेटिव टर्मिनल से इस तरफ यहाँ पे तुम्हारा जो मूव करेगा उसमें एक आएगा आपका एक वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते क्या है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। वो किस तरफ मूव करेगा बच्चा, वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है बच्चा। अब तुम देख रहा है कि जो रेजिस्टेंस जो होगी अलग अलग मटेरियल की, हम जैसे बताए, वो क्या होगी, अलग होगी, अलग अलग मटेरियल की क्या होगी, अलग होगी। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फिलहाल, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लो बच्चा, इफ 1 माइक्रो एम्पेयर करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, किसी एक कंडक्टर से 1 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है ना। जब पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वेन वी दैट इज इक्वल टू, मान लो 2 वोल्ट की वी अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, देन फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तब क्या होगी बच्चा, आप जान रहे हो कि रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। और वोल्टेज तुम्हारा 2 है, करंट तुम्हारी है 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है ना। 1 माइक्रो एम्पेयर का तो क्या लिख सकता है, 1 × 10⁻⁻6 का, ठीक है ना, ये लिख सकता है, ठीक। इनकी यूनिट तुमको क्या बोले, ये तुम्हारा है वोल्ट का और ये तुम्हारा एम्पेयर का, जो फाइनली तुम्हारा बन जाएगा क्या, ओम बन जाएगा। तो फाइनली जो आंसर तुम्हारी आएगी वो क्या हो जाएगा, 2 × ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻6 ओम रेजिस्टेंस। मतलब जो भी वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस होगी इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी, है ना। क्लियर है। चलो, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
फिलहाल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताने से पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चा कि अलग अलग रेजिस्टेंस की, अलग अलग वायर की उसकी रेजिस्टेंस अलग होती है ना। तो उसी हिसाब से उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी जो है अलग होगी, है ना। उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी, जो कि डिपेंड करती है, जो कि डिपेंड करती है उसके लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है ना। मटेरियल के लेंथ पे डिपेंड करती है, मटेरियल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, क्लियर, इस पे डिपेंड करती है। और जो भी मटेरियल है, उसके रेजिस्टेंस पे, जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके रेजिस्टेंस पे। तो इसको हम लोग ब्रॉडली बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे टर्म्स को। लास्ट क्लास में मतलब कि किसी एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया था, मेरे को लिखा हुआ उसमें मिला कि जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, आंसर जो था कुछ उसी तरीके से था। मेरे को ठीक नहीं लगा, बच्चे को समझाया। अभी आप 11th में हो या जो भी हो, पॉलीटेक्निक में हो, तो आंसर का जो स्तर है उसी तरीके से रखना होगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी के लिए बाय, थैंक यू। आंसर उसका गलत नहीं था, बट थोड़ा सा अच्छे हम लोगों को अब ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा इलोबोरेट डिस्कशन हम लोगों का होना चाहिए। अदरवाइज आपको क्लास 8 में या 9 में भी इसका मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या है, या तो आईसीएससी बोर्ड में देख लेना या सीबीएसई में भी हो सकता है मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऊपर में हम लोग बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा इलेबोरेट डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू बच्चों।